नमस्कार, ए टू जेड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सूरज सनवार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सत्ता किसकी 2012। जी हां, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव, कल 5वें चरण का मतदान होगा और आज अपने इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उन 5 दावों की जिनके बूते वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि यूपी फतह करेंगे। आज इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे इन तमाम पार्टियों के 5 दावों की सत्ता किसकी 2012 में। और हमारे आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए खास पैनल मौजूद है हमारे स्टूडियो में। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर विद्याशंकर तिवारी हैं, साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार केजी सुरेश साहब हमारे साथ हैं और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता रूप चौधरी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कांग्रेस और बीजेपी के उन 5 दावों पर जिनके दम पर वो यूपी फतह का सपना देख रहे हैं। यूपी की महाभारत में सभी सियासी महारथी अपने अपने तरकश में तीर भरकर चुनावी मैदान में आ डटे हैं। राजनीति में कोई अपना पराया नहीं होता, लिहाजा महारथियों के सामने धर्म संकट जैसी स्थिति तो नहीं है। अलबत्ता रास्ते की रुकावट को दूर करने के लिए सारे दांव आजमाए जा रहे हैं। मुसलमानों को और सुविधाएं दी जाएगी, आरक्षण भी बढ़ाया जाएगा। संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को भी राजनेता नहीं छोड़ रहे हैं। मर्यादाएं तार तार हो रही हैं और ऐसा करने में सत्ताधारी दल यानी कि कांग्रेस सबसे आगे है। और तो और केंद्र के मंत्री चुनाव आयोग से 2-2 हाथ करते नजर आए। चुनाव आयोग को नोटिस देते हमने मामला किया। सरयू और गोमती के किनारे से शुरू हुई जंग गंगा की गोद से होते हुए यमुना तक आ पहुंची है। 5वें चरण में पंच लगाने को तैयार बैठे राजनीतिक दल मैदान मारने के लिए तरकश के हर तीर को आजमा रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस महाभारत में चारों महारथियों ने अब तक कौन कौन से दांव आजमाए हैं। कांग्रेस के 5 दांव। अल्पसंख्यक आरक्षण का कार्ड, टिकट वितरण में दलित, पिछड़ा और मुस्लिम को तरजीह, राहुल आगे रिमोट से सरकार, बहुमत नहीं मिला तो राष्ट्रपति शासन, जयंत बनेंगे सीएम, बीजेपी के 5 दांव। कुशवाहा कार्ड, उमा भारती को यूपी सौंपी, मुस्लिम आरक्षण का विरोध, फिर से राम राम, आचार संहिता को कानूनी जामा पहनाने का विरोध। तो इस रिपोर्ट में आपने देखा कांग्रेस और बीजेपी के वो 5 दांव जिनके दम पर ये पार्टियां उम्मीद कर रही हैं कि इन्हें सत्ता मिलेगी, लेकिन इसका कितना फायदा कांग्रेस और बीजेपी को होगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ स्टूडियो में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों के नेता मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे अगर इन दोनों पार्टियों ने 5 दांव चले हैं तो क्या सोच कर चले, लेकिन एक पत्रकार की नजर में इन दांव का क्या फायदा होगा। केजी सुरेश साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। ये जो 5 दावे आपने देखे, दांव यहां पर कांग्रेस के और बीजेपी के, क्या आपको लगता है कि इनसे किसी तरह का फायदा होने जा रहा है इन दो पार्टियों को? नहीं, बिल्कुल। देखिए, दाव तो सोच समझ के खेले जाते हैं, ऐसे नहीं। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार शायद दोनों राष्ट्रीय दल उत्तर प्रदेश में दिख रहे हैं, जो अभी कई वर्षों से ये लोग बिल्कुल ही नहीं थे, नदारद थे। ये आज उत्तर प्रदेश के चुनावी सीन में एक बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहे हैं जी। और ये मैं एक तरह से एक सकारात्मक बात मानता हूं।
जहां सिर्फ क्षेत्रीय दलों का चल रहा था बोलबाला जी, वहां ये राष्ट्रीय दल, देखिए इनकी अपनी मजबूरियां भी हैं। दोनों राष्ट्रीय दल कहीं ना कहीं आप परेशान हैं क्षेत्रीय दलों से, छोटे दलों से। ये दोनों दल चाहते हैं कि बाई पार्टी पॉलिटिक्स जो है, बाइपोलर पॉलिटी इस देश में हो जी। ये जबकि मुश्किल, दो दलों के सामने समस्या ये है कि जो छोटी पार्टियां हैं, जो राज्य की पार्टियां हैं, उनके सामने कैसे अपने आप को स्टैंड करें और अपना कंट्रोल उनसे लें। नहीं, वो चाहते हैं कि अपना उत्तर प्रदेश में अगर खोया हुआ बेस को अगर उन्होंने मिल गया जनाधार, तो वो राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो जाएंगे। तो ये दोनों तिवारी, आप इन दांव को किस तरह से देखते हैं? कांग्रेस ने अपने 5 दांव चले हैं, बीजेपी के अपने 5 दांव हैं, आप कैसे देखते हैं? जैसा सुरेश जी कह रहे थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि इस चुनाव में यदि कुछ परिदृश्य बदला हुआ सा दिख रहा है। आप 2007 के चुनाव को याद कीजिए, तब जो है मुलायम को हटाने की मुहिम थी, और अब की बार मुलायम की जगह पे चेहरा बदल गया है, मायावती है। मतलब कहीं ना कहीं वही भाव है, वही सारी चीजें हैं। बदला क्या है कि कांग्रेस और भाजपा जो दोनों राष्ट्रीय दल है वो भी संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज इसके पहले ये दोनों दल जो है बहुत मजबूत स्थिति में संघर्ष करते हुए नहीं दिख रहे थे। इसके लिए क्या होता है, आपको याद होगा कि भाजपा और सपा पे ये आरोप लगता था कि कहीं ना कहीं इनकी अंदर खाने मिली भगत रहती है, और वोट आते आते ये पोलराइजेशन की कोशिश करते हैं कि कैसे सांप्रदायिक कार्ड चला जाए और पोलराइजेशन हो जाए। मैं अब की बार ये देख रहा हूं कि ये दांव चला सबसे पहले कांग्रेस ने, यानी कि जिस समय चुनाव की घोषणा होने जा रही थी, चुनाव घोषणा होने की पूर्व संध्या पे कांग्रेस ने जो आरक्षण का कार्ड खेला, कैबिनेट से मंजूरी करके 4.5% आरक्षण दिया, और अब भाजपा ने उसका बाकायदे मुहिम चला करके विरोध किया। तो इसको दोनों को देखना। इतना कहना चाहता हूँ कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कोई आज नहीं आई थी या चुनाव के वक्त नहीं आई थी, बहुत पहले आ चुकी थी। आपको मुस्लिमों को आरक्षण देना था, सबसे पहले तो मुस्लिम धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर आप आरक्षण नहीं दे सकते। उसमें जो है आप पिछड़ी जाति में जा करके अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे रहे हैं 4.5%, वो भी चुनाव की पूर्व संध्या पे। लेकिन जब आप चुनाव मैदान में जाते हैं तब आप धर्म के आधार पर आरक्षण की बात करने लगते हैं, क्योंकि आपको साफ साफ दिखता है कि इस समय फायदा होने वाला है। पंडित जी आप कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अमेंडमेंट अभी तक नहीं हुई, क्या? कितने बहुत सारे अमेंडमेंट्स हो गए हैं, ठीक है। क्या आप ये महसूस करते हैं कि ये धर्म के आधार पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता क्या? मैं आपसे इतना विनती करना चाह रहा हूँ, संविधान मनाही करता है, संविधान इसकी मनाही करता है। नहीं, मनाही करता, उसके बाद भी संविधान के अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। नरेश जी, तब तो जाट भी आरक्षण की मांग कर रहे हैं आपसे, तो जाटों को भी आरक्षण दे दीजिए। देखिए, सामाजिक और आर्थिक आधार पर आप आरक्षण देखिए, जाटों को भी आरक्षण की बात चल रही है। आपको पता होगा कि हमारे दिग्विजय सिंह जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जो यूपी हैं, वो पिछले दिनों गए थे वहां पर आपके गृह मंत्री जी से, और वो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं जाट जाति से खुद ताल्लुका रखता हूं और इस मुद्दे से मैं सहमत हूं कि आज ये बताइए, स्टेट लेवल पे जाटों को आरक्षण है और केंद्र लेवल पे क्यों नहीं है जी? अगर वो बात सरकार तो वही ना, तभी तो माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे गृह मंत्री जी के मार्ग में नेशनल ओबीसी कमीशन ने रिजेक्ट कर दिया था। उसी के लिए अमेंडमेंट के लिए गृह मंत्री जी के पास माननीय अजीत सिंह जी और हमारे दिग्विजय सिंह जी गए थे, और शायद ये उसके बाद होगा। लेकिन वस्तुस्थिति तो ये है कि यहाँ संविधान संशोधन की बात हो रही है। आप लोकपाल या आप एफडीआई इन रिटेल जैसे मुद्दों पर तो आप राज्यसभा में तो आपकी बहुमत है नहीं, आप कैसे संविधान संशोधन जैसे महत्वपूर्ण काम कर पाएंगे? सही बात यहाँ पर सुरेश जी, आज जरूरत इस बात की है कि कौन सी चीज आपके सामने खड़ी है, किसकी जरूरत है। आज देश का मुस्लिम ये महसूस कर रहा है, क्या वो इस देश का हिस्सा नहीं है? नहीं, बिल्कुल हिस्सा, लेकिन क्या आप बहुमत आप क्या राज्यसभा में करवा पाएंगे? वो बिल्कुल करा पाएंगे। कारण उसका ये है, आज देश के अंदर वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करे। जहां पर कांग्रेस ने छोड़ा वहां से आपने शुरू कर लिया, यानी कि इन्होंने आरक्षण की बात की, आपने यहां पर सीधे सीधे ये कह दिया कि ये तो ओबीसी का जो हक है वो छीना जा रहा है। उमा भारती आई गई है मैदान में, गडकरी साहब भी वहां चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो यानी सीधे सीधे जो ओबीसी वोट बैंक है उस पर निशाना साध दिया जाए। देखिए, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, कांग्रेस पुष्टिकरण के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए देश के संविधान का मखौल उड़ा रही है। कांग्रेस के सारे नेता मखौल उड़ा रहे हैं। इनके कानून मंत्री एक मर्यादा से हटके जाके आरक्षण की घोषणा करते हैं मुस्लिम आरक्षण के लिए, फिर जब उनके खिलाफ कार्रवाई होने लगती है, राष्ट्रपति जी को मामला जाता है, प्रधानमंत्री को जाता है, चुनाव आयोग संज्ञान लेता है, तो फिर वो माफी मांगते हैं। उसके बाद फिर बेनी प्रसाद वर्मा जी वही गलती दोहराते हैं।
इसके बाद राहुल जी कानपुर में नियम तोड़ते हैं। ये लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। और कांग्रेस ने पहली बार नहीं किया, आपको याद होगा, आप भी राम मंदिर की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में, राम मंदिर में हमने कोई संविधान नहीं तोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था शाहबानों के मामले में कि उसको गुजारा भत्ता दिया जाए। इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए देश के सर्वोच्च जो संस्था है हमारे उच्चतम न्यायालय, उसके आदेश को धता बताते हुए इन्होंने गलत तरीके से वहां भी कानून का मखौल उड़ाया। दूसरा एक उदाहरण और देना चाहता हूं आपको। केरल की विधानसभा में जहां इनकी सरकार थी, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए एक आतंकवादी को विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके ये कहा कि इसको रिहा कराया जाए। कानून अगर इस देश में ढंग से काम करे तो पूरी विधानसभा को जेल होनी चाहिए केरल की। मुझे हंसी आ रही है कि आज भारतीय जनता पार्टी का मेरे दोनों पत्रकार भाइयों ने कहा है कि कुछ लड़ती हुई नजर आ रही, पर मैं सहमत नहीं हूं आप लोगों से, क्योंकि भाजपा के पास ना तो नेता है, नेता भी आपको इंपोर्ट करनी पड़ी उमा भारती, ना आपके पास कोई एजेंडा है, एजेंडा भी नेगेटिव एजेंडा लेके आप चल रहे हैं कि मुस्लिम का आरक्षण अगर हम आए तो खत्म कर देंगे, ना कोई आपका विजन है, ना कोई दृष्टिकोण है, मतलब कुछ भी तो नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी को इस फाइट में दिखा रहे हैं। माननीय पत्रकार महोदय से मैं यही विनती करना चाह रहा हूं, कौन से विजन से, कौन से चश्मे से आप देख रहे हैं? मुझे नहीं लग रहा कि आज भारतीय जनता पार्टी कहीं पर भी लड़ाई में है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस राहुल गांधी को आगे करके चुनाव लड़ रही है। लेकिन देखिए, ये भी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि राहुल गांधी तो रहे केंद्रीय नेता, वो तो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार है, लेकिन वो टोटली कंफ्यूज है कि अगर कांग्रेस को वो सत्ता में ला दें तो मुख्यमंत्री कौन होगा। कम से कम भाजपा ने चाहे इंपोर्ट किया हो, एक्सपोर्ट किया हो, कम से कम उमा भारती का चेहरा है। कांग्रेस के पास तो वो कोई भी चेहरा प्रदेश स्तर पर तो है ही नहीं। सुरेश जी, मैं एक विनती आपसे करना चाह रहा हूं। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से आपका धन्यवादी हूं इस बात का कि आपने जो पीटीआई जैसे बहुत बड़ी एजेंसी के से आप पत्रकार हैं, आज देश के अंदर ये ठीक बात है कि राहुल गांधी एक पूरे देश के नेता बन के उभरे हैं। इस यूपी के अंदर बहुत बड़ा योगदान राहुल गांधी जी का रहा है और पूरे देश के अंदर आज लोगों ने मान लिया है कि राहुल गांधी एक बड़े नेता है। निश्चित तौर पर मैं उनकी मेहनत के लोग मान चुके, भले ही नहीं, पूरा देश मान चुका है। तो बिहार में आप कांग्रेस के नहीं है। बिहार में क्या हुआ? नहीं, क्यों चुनाव प्रचार करने के बावजूद राहुल गांधी के मेरे जो सीटें हैं वो कम हो गई? मेरा आपसे ये कहना है। अच्छा, एक सेकंड आपके पास आएंगे रूप चौधरी जी। ये कह रहे कि हमारे पास नेता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को नेता आयात करना पड़ रहा है, वो भी मध्य प्रदेश है क्या? बार इस बात इनके पास दो ही तो नेता हैं, एक महारानी जी, एक युवराज। तीसरा नेता तो इनके पास है नहीं, बाकी सब रिमोट से चलते हैं। उनकी एक सीमा से आगे तक जा नहीं सकते। इन्होंने महाराष्ट्र में भी देखा, महाराष्ट्र में अन्ना जी का बड़ा विरोध किया। उनके राज्य में कांग्रेस कितनी बुरी तरह से हारी है, परिणाम आपके सामने, कल की तो बात है। दूसरा, उत्तर प्रदेश के परिणाम भी आ जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्र नरेश चौधरी साहब से कि अगर कांग्रेस की दुर्गति हो गई उत्तर प्रदेश में तो क्या राहुल गांधी जी को क्या आप महासचिव पद से हटा देंगे? देखिए, क्यों उनके नेतृत्व में हो रहा था? मैं आपकी पार्टी की बात, मैं सीधा सवाल मेरा पार्टी की बात कर देता हूँ, आपकी पार्टी की बात कर देता हूँ। नरेंद्र मोदी जी रोज रात को 100 में सभाओं को यूपी में संबोधित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। मोदी जी रोज रात को 100 देखते हैं और अपने पीए को कह के छोड़ते हैं कि यूपी से प्रचार के लिए फोन आया क्या? अरे जोशी की वजह से वो नहीं आना चाहते। नहीं, मुझे नहीं मालूम किस वजह से नहीं आ रहे, पर एक तरफ आपका पीएम का कैंडिडेट है और एक तरफ उसको कहा जाता है कि आप यूपी में नहीं घुस सकते। 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यूपी से आते हैं और उसके बाद आपके उड़बी प्रधानमंत्री यूपी की तरफ देख नहीं सकते, उसके रात को सपने ले सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या अगर भीड़ एक नेता के साथ चल रही है तो क्या उसकी जीत का पैमाना वही है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि पार्टी में भले संगठनात्मक स्तर पर अभी तक उतनी ताकत नहीं है, लेकिन राहुल गांधी ने एक हवा पैदा किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसका कहीं ना कहीं संख्या में बढ़ोतरी होगी। ये सरकार बना पाएगी या नहीं, ये तो देखिए अपना अपने सोच के ऊपर है और नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन एक बदलाव आया है। उसी प्रकार से भाजपा में भी जिस तरीके से उन्होंने जोर दिया है, नेताओं को लाए हैं राष्ट्रीय स्तर पर, भले मोदी जी अपने पार्टी के अंतर्कलह के वजह से न गए हो, लेकिन ये बात है कि बढ़ेगी। लेकिन फर्क जरूर पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन साथ ही देखिए ना, लेकिन साथ ही सवाल ये है ना, अभी मैं रायबरेली अमेठी वगैरह गया था, वहां क्या हुआ, 7 लोगों ने इनकी बातों पर आकर चुन लिया था।
वो अभी भी परिवार के साथ है वहां के लोग, लेकिन वहां के विधायकों ने काम इतना खराब किया है, वो कह रहे हैं हम किसी भी कीमत में इन विधायकों को नहीं चाहते। उन्होंने तो रास्ता रोका, भले प्रियंका गांधी का रास्ता रोका, कई लोग तो मंच पे चढ़ गए, वो ये कह रहे थे कि आपके साथ हैं हम, लेकिन आप विधायकों की तो क्या एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ मायावती के खिलाफ नहीं है, इवन जो कांग्रेस के विधायक वहां थे उन्होंने काम नहीं किया, तो उसका राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? सुरेश जी आप भी जानते हैं कि सत्ता ऐसे लोगों के हाथों में आ गई थी कि जो विधायकों के कहने से काम नहीं कर रही थी। आज सत्ता के जो सिरमौर हैं वो लोग और उनके सिंबल, वहां पे उनका हाथी तक तो नोट खा रहा था। आप काम की बात कर रहे हैं सूरज जी, एक सवाल का जवाब आप पार्टी नहीं दे पा रही है। सुरेश जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा कि जब ये सवाल उठाते हैं राहुल गांधी कि हम विकास करेंगे, आप हमें मौका दीजिए, 22 सालों से प्रदेश का ये हाल हो चुका है, और जब ये पलट के विपक्षी वार करते हैं कि 40 साल तक तो आपने ही शासन किया, क्या किया, इसका जवाब कांग्रेस के पास होता नहीं। बिल्कुल, कांग्रेस के पास है ना जवाब, कांग्रेस के पास जवाब है, कांग्रेस के पास जवाब है। कांग्रेस ये कह रही है, रूप भाई आपका नंबर आएगा तो हम आपको पूरा मौका बिल्कुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं। कांग्रेस के पास इसका जवाब है कि 22 साल में जो 40 साल का पहले बता दीजिए, 40 साल का बात सुनिए, मैं 22 साल की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये चुनाव 22 साल से बात हो गई, भरा गिलास है आधा, आप खाली देखते हैं कि भरा हुआ देखते हैं, आप 22 साल देख रहे हैं, 40 साल देख रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पहले पीड़ा है वो आपको बता दें, फिर जो आपने सुख भोगे वो भी बात करेंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो यूपी के बारे में कहा जाता था कि जब भी प्रधानमंत्री बनेगा यूपी से बनेगा, और जब भी कुछ बड़ा कारखाना लगेगा तो यूपी में लगेगा। आज इस 22 साल के अंदर यूपी तरस गई है और उसका युवा आज जा रहा है बंबई में और दूसरे राज्यों में, कलकत्ता में, रोजगार के लिए, रोटी के लिए। तो आज राहुल गांधी जी ने एक बात बहुत बढ़िया कही है कि ट्रेनें भर के जाती हैं और वहां से खाली आती हैं, ये कहना राहुल गांधी का है। चलिए, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा। देखिए, एक तरफ जहां कांग्रेसी कहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी ही है उनके वजह से यह है, ऐसा नहीं है। सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस का पूरा रणनीति है वहां एक तरफ राहुल गांधी उसका एक पहलू है, दूसरा पहलू है सोशल इंजीनियरिंग, अति पिछड़ा वर्ग और पासमानदा मुसलमान, इनको अपील करने की कोशिश की है। तीसरा जो है ये जो मुस्लिम जो रिजर्वेशन की बात कही है। चौथा जो है राष्ट्रीय लोकदल जैसे जो दल है उनके साथ जो गठजोड़ हुआ है, और उन्होंने विकास और कास्ट का बड़ा कॉम्बिनेशन किया है। पहली बार सैम पिट्रोडा जैसे व्यक्ति को आप इंट्रोड्यूस करते हैं और कहते हैं कि ये जो है विश्वकर्मा है, ये बड़ा ही है, तो इस तरीके से एक पेश किया जाता है। सोशल इंजीनियरिंग करना हम कह रहे हैं ये पूरा एक बड़ी बात राहुल गांधी नहीं कि सोशल इंजीनियरिंग जो है कांग्रेस भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, और बीजेपी की तरफ से जो सोशल इंजीनियर बने हैं बीजेपी के वो है बाबू सिंह कुशवाहा। केजी सुरेश साहब, मैं ये जानना चाहूंगा, अगर आपने ये 5 दांव बीएसपी के भी देखे और साथ ही समाजवादी पार्टी के, अगर दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं तो किसके दांव आपको ज्यादा बेहतर लग रहे हैं और लग रहा है कि चुनाव जिताने की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे? देखिए, जहां तक बहुजन समाज पार्टी का सवाल है, उसका एक कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वो कहीं नहीं जा रही है। खासकर उसमें भी जो मायावती के अपनी जाति के जो लोग हैं वो कहीं नहीं जा रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी कोई भी दाव चलाए। ये पहली बात है। दूसरी जो बात है, उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है इस बार चलेगा नहीं। खासकर जो ब्राह्मण अब बीजेपी और कांग्रेस में बटेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि थोड़ा बहुत जो है जरूर जाएगा, लेकिन मुख्य को फिर से लाने के बाद सपा को जो है वापस मुसलमानों का एक कॉन्फिडेंस दोबारा सा मिल गया है, क्योंकि कल्याण सिंह के साथ उन्होंने पिछली गलती की, उसकी सजा उनको मिल गई है, और अब आजम खान आ गए, अमर सिंह को उसके ऊपर दोषी ठहराएगा उसके लिए। तो इस वजह से कहीं ना कहीं, और सपा इसमें भी कामयाब हुई। लेकिन शाही इमाम का जो आपने कहा, देखिए शाही इमाम को तो रूप भाई के पार्टी ने भी ट्राई किया था उन्होंने फतवा भी जारी करवाया, अटल हिमायती अभियान भी निकलवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि उनका तो चांदनी चौक तक नहीं चलती है, तो फिर कहाँ उत्तर प्रदेश में चलेगी। तो ज्यादा बेहतर बताएंगे, क्योंकि अगर चुनाव के बाद अगर बीजेपी गठबंधन करेगी तो वो शायद बसपा ही होगी। समाजवादी पार्टी को तो सत्ता से दूर रखने की कोशिश आप करेंगे, क्योंकि अगर मुलायम सिंह यादव 10 साल की सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो हो सकता है कि वो बौखला जाए, केंद्र से समर्थन ले ले और मध्यावधि चुनाव हो जाए। मोहन सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है A to Z न्यूज में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर क्या आपकी उम्मीद है? सबसे पहला सवाल मेरा ये है, आपका जो एजेंडा है, जो आपके 5 दांव हैं, आपने जो कुछ भी राजनीति को लेकर कोशिशें यहां पर की है, कि क्या उम्मीद है, क्या सरकार समाजवादी पार्टी बनाएगी? समाजवादी पार्टी मुख्य दावेदार है इस पूरी लड़ाई में। पिछली बार थोड़े मतों से हम पिछड़ गए थे, इस बार अपार जन समर्थन पूरे सूबे में जनता की ओर से मिल रहा है, और उसको देखते हुए विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है
कि समाजवादी पार्टी अकेले बहुमत से अपनी सरकार इस चुनाव के बाद। मोहन सिंह जी हमारे साथ बीजेपी के नेता रूप चौधरी जी भी हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाहते हैं। नमस्कार आदरणीय मोहन सिंह जी। नमस्कार जी। मैं आपसे मान्यवर एक निवेदन करना चाहता था, एक चीज जानना चाहता हूं। मैं आपका व्यक्तिगत रूप से बहुत सम्मान करता हूं, परंतु जो समाजवादी पहले होते थे, आप हो चाहे राजनारायण जी हो चाहे जनेश्वर मिश्रा साहब हो, आज ऐसा नहीं लगता समाजवादी पार्टी समाजवाद के बजाय परिवारवाद में और वो भी मुलायम सिंह जी के परिवार में सिमट कर रह गई है? देखिए, ये रोग तो सभी दलों में फैल गया है, और यदि ये रोग आपके भी दल में न फैला होता तो राजनाथ सिंह के लड़के को एकजुटी का मेंबर बनाने के नाम पर कोई पदाधिकारी हमने टिकट नहीं दिया उनको, मान्यवर देने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ये केवल शास्त्रीय बहस रह गई है। सभी दल इस परिवारवाद के शिकार हो गए हैं, और यदि किसी परिवार के लोग किसी के सहारे सक्रिय राजनीति में आते हैं और अपने संगठन को आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें परेशानी की बात किसी में नहीं होनी चाहिए। परिवारवाद का सवाल उठाया, आप कुछ कह रहे थे, आज मोहन सिंह जी ने उठाया, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ये घुन जो है सारे राजनीतिक दलों को लग चुका है, और भले ही बीजेपी कुछ भी दावा करे, कहीं न कहीं उसके यहाँ भी ये चीजें धीरे धीरे उभर के आ रही है। नहीं, बिल्कुल आ रही है, और ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल पर आपने देखा होगा परिवारवाद के तो कई जिसे कहते हैं ना, ये नहीं है कि परिवारवाद मतलब सिर्फ पार्टी अध्यक्ष बनने का तक हो। परिवारवाद तो आपने देखा इवन आप नहीं चाहते हुए जो है, आप जसवंत सिंह जी का मानवेंद्र सिंह है, ये हर जगह मतलब उच्च स्तर पर राज्य स्तर पर आपने देखा कैसे शिवराज सिंह ने अपने पत्नी को जो है कई जगह फेवर किया, और आपने देखा कि किस तरीके से जो है अब हम इन पहलुओं को, अब अटल जी रहे बहुत साफ सुथरे आदमी रहे, लेकिन उनके परिवार के लोग कितने पावरफुल थे उस दौरान, दामाद और वो लोग, तो ये तो पूरा जग जानता है। लेकिन हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक जो है एक परिवार का नियंत्रण जिस तरीके से है वो भाजपा में अभी आई नहीं है। वो देखने वाली बात है कि ये कब तक ये, लेकिन ये एक इसको हम एक दुखद बात माने कि सभी राष्ट्रीय दल की ये एक परिवारवाद जो बढ़ रहा है ये सभी दलों में हो रहा है। राहुल गांधी के मुकाबले समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव को उठाया, आगे किया, उनके सिर लाल टोपी रखा, एक तरह से विरासत ट्रांसफर की जा रही है। सेम इनके साथ जो चल रहे हैं जयंत चौधरी, वहां पे भी विरासत ट्रांसफर किया जा रहा है, और सीधे सीधे मुख्यमंत्री की भी बात की गई, और अप्रत्यक्ष रूप से बार बार कहा जा रहा है कि जयंत चौधरी को लखनऊ में बिठाया जाएगा, लखनऊ में बिठाया जाएगा। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? तो उनकी तमन्ना है ना, वहाँ के तो भाई मुख्यमंत्री रह चुके हैं और देश का प्रधानमंत्री रह चुके हैं उनके दादाजी, तो वो इच्छा तो जाहिर है, लेकिन राजनीतिक मजबूरियां ऐसी हैं कि वो कोई सपना दिखाई मतलब सच्चा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर तो सपना तो, अब जब आप जनता दल सेक्युलर के देवगौड़ा अभी भी उम्मीद करते हैं कि कभी तीसरा मोर्चा आएगा, दोबारा मैं प्रधानमंत्री, कांग्रेस को इन सबसे ऐतराज नहीं, अभी देखिए उनको मालूम है कि जब तक भाई वो तो समझते हैं ना, अब पॉलिटिक्स में तो वो इतने सालों से है, वो समझते हैं कि अब वो बिल्कुल वो कांग्रेस वाले ज्यादा बेहतर समझते हैं, क्योंकि अगर वो राहुल गांधी को प्रमोट कर रहे हैं तो वही भी समझ रहे हैं मुलायम सिंह यादव अगर अखिलेश यादव को प्रमोट कर रहे हैं तो क्या बुराई है। जितने पॉलिटिकल पार्टी इसमें महारथी के रूप में है, सबके दामन पे दाग है, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस है, चाहे नहीं बीजेपी पे सबसे ज्यादा सब पे। आप ही की पार्टी ने कुशवाहा पे नहीं, हमारी हमारी पार्टी की नेता कुशवाहा आपके साथ नहीं है, सुने उनके साथ। रूप जी प्लीज, बीजेपी के नेता सुरेश जी डेंटेड पेंटेड पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी। अगर भारतीय जनता पार्टी भाजपा सुन लीजिए, कांग्रेस ने कहा है डेंटेड पेंटेड पार्टी है बीजेपी। देखिए ये कुछ भी बिल्कुल नकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक ये जान चुके हैं, इनको उत्तर प्रदेश में इनके मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आएंगे, इनको पलायन भाजपा भाई नहीं है। बिहार की तरफ वो जुलाई से आपकी कोई लड़ाई नहीं है, ना आपका नेता है ना आपका एजेंडा है। सबके दामन पे दाग है। अब जो है ये जो हमारा जो वोटर है वहाँ उसके सामने विकल्प बहुत कम है, उनको इन चारों में से ही चुनना है। लेकिन याद रखिए एक बात को, कांग्रेस के फेवर में जो फैक्टर है वो ये है कि 22 साल से कांग्रेस वहां नहीं है, जिस वजह से एक पूरा एक जनरेशन है। आप और हम स्टूडियो में बैठकर ये बात कर सकते हैं, लेकिन मैं बता लेकिन 22 साल से नहीं है, तो यंगर जनरेशन जो है उनको पता नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं किया, ये इनके फेवर में जा रहा है। दूसरा जो बीजेपी के लिए नहीं जा रही, वो भी काफी दूर रही। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूं ना, उसी तरीके से कांग्रेस का ये जो केंद्र का जो भ्रष्टाचार है कहीं ना कहीं कांग्रेस को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जरूर बैकफुट में लाती है, हाँ कहीं ना कहीं।
लेकिन साथ ही क्या है कि जो विधानसभा चुनाव है, अब भारत की जनता जो है ना, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, निगम परिषद का हो और लोकसभा का, इन तीनों का अंतर को वो बहुत बेहतर तरीके से समझती है। मैंने जैसे कहा कि मैं रायबरेली अमेठी गया था, वो कहा था, वहां के लोग कह रहे थे कि हम जब लोकसभा के चुनाव आएंगे इसमें कोई दो राय नहीं कि हम गांधी परिवार के साथ हैं, लेकिन यहां जो विधायकों ने काम किया, तो अब जितने विधायकों ने काम किया, लोकल इश्यूज, जो लोकल विधायक का परफॉर्मेंस रहा है, वो स्थानीय सरकार का परफॉर्मेंस, जातिगत समीकरण, महंगाई, लेकिन कुछ हद तक जो नेशनल में करप्शन हुआ है, केंद्र में करप्शन हुआ, वो भी एक मुद्दा रहेगा, शायद शहरों में उसका काम करेगा, शहरों में काम लेकिन जो रूरल एरिया है उधर उतना प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो रोजी रोटी का मुद्दा, विकास का मुद्दा, इन मुद्दों पर जो है वहां का जो शहरी सीटों में नुकसान उठाना पड़ेगा। राजनाथ सिंह ये कह रहे हैं कि जो सपा है और बसपा है वो कांग्रेस के साथ इसलिए है क्योंकि एनआरसी घोटाले में इनकी जो पूरी यहाँ पर रिपोर्ट्स रही हैं उसकी वजह से वो कांग्रेस से दबी हुई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो देखिए चुनाव के दौरान तो कई बातें की जाती हैं और कोई भी आरोप प्रत्यारोप को फ्रैंकली स्पीकिंग जनता भी बहुत सीरियसली नहीं ले रही है। जनता जो फैसला करेगी वो स्थानीय मुद्दे सबसे अहम रहेगी उनके लिए, उम्मीदवार का परफॉर्मेंस सबसे ये रहेगा, उनके जो जरूरतें हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, एक हकीकत यह है कि कई बार आपने देखा होगा अपराधी भी जीत जाते हैं और कई इलाके में ऐसे जिनको हम भ्रष्ट कहते हैं वो जीतते हैं। उसका वजह यह है कि आमतौर पर आम जनता ये देखती है कि भाई मुझे वो जो नफा नुकसान की जो बात होती है, मुझे फायदा क्या हुआ, मुझे नहीं हुआ। मैं आपको एक मिसाल के तौर पर कहता हूं, दिल्ली में अगर शीला दीक्षित बार बार आई है, उसके वजह मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल साफ सुथरी सरकार दिल्ली में रही है, लेकिन उसका वजह है कि लोग जब देखते हैं यार मुझे फ्लाईओवर पर फ्लाईओवर है, रेड लाइट नहीं मिल रही है, मैं वो फायदा देखूंगा। पर बीजेपी का कहना है कि जब हम आए थे तब हमारी जो सिचुएशन थी उत्तर प्रदेश की बिल्कुल हालत बहुत खराब थी और अभी हमें कुछ वक्त लगा, 5 साल हमने कुछ सिचुएशन ठीक की और आपने खुद बात कही है कि कानून व्यवस्था सुधरी है। अब अगर बीएसपी की मायावती 5 साल और मांग रही है विकास के लिए, तो क्या जनता उनको ये 5 साल? और इससे परे एक और एक सच्चाई है जो उत्तर प्रदेश की सच्चाई है, वो है जातिगत समीकरण। कहीं ना कहीं जो है वो कोर वोटर को छोड़कर, उसमें भी है शिकायतें, लेकिन फिर भी वो सोचता है मेरे पास और कौन है जी। लेकिन उस कोर वोटर को छोड़कर जो है बाकी जो समुदाय जुड़ गए थे, जिन्होंने इनको 204, 206 जो भी उनको दिया, वो आज दोबारा सोच रहे हैं भाई मेरा समुदाय का, मेरा समाज का तो कोई विकास हुआ ही नहीं, मैंने तो आंख मूंद के इनको समर्थन दिया था, इनको एक मौका दिया था। तो वो जो समाज है वो बिल्कुल हट गया है। चलिए, वो फैसला करेगी। लेकिन मैं एक और चीज बस यहां जोड़ना चाहूंगा, ये जो युवा की जो बात कर रहे हैं ना हम लोग, युवा एक व्यक्ति से प्रभावित हुआ, एक नेता से प्रभावित, चाहे वो अखिलेश हो, राहुल हो, मैं युवा को एक सॉलिड वोट बैंक नहीं समझता हूं। युवा भी जातियों में बटा हुआ है। मैं कभी सोच नहीं सकता कि जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी मायावती कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो युवा वो क्या अखिलेश से प्रभावित होगा क्या, या अखिलेश का जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी का वो कभी भी क्या मायावती से प्रभावित? और वो एक सेकंड तिवारी जी, मैं इस बात का बहुत अच्छा जवाब देना चाहता हूँ। मेरा बच्चा डीपीएस स्कूल में पढ़ता है, वो मेरे से आके पूछता है, पिताजी ये गोयल जो होता है वो भी जाट होते हैं क्या? जो एजुकेशन पा रहा है बच्चा वो जाति से ऊपर उठ चुका है, उसको मालूम ही नहीं है कि जाति का क्या ताना बाना है। चलिए, मैं आपको हमारे पास समय की कमी है, हमारे पास समय की कमी है, चर्चा को वहीं पर खत्म करना पड़ेगा। आप सब आए, केसरी साहब स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नरेश कुमार साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रूप चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यहां पर इन 4 पार्टी की तरफ से 5 दांव चले गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन दांव का क्या फायदा इन पार्टियों को होगा। जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा 6 मार्च को कि जो चुनावी ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। बहरहाल हमारी इस खास पेश में बस इतना ही। यहां पर रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा A to Z न्यूज पर।